ना तब तक हम नौका भी बना लेते हैं इसके बाद। कल आपको बताया गया था कक्षा 11 रसायन विज्ञान का टॉपिक है अगला। कल आपको बताया गया समस्थानिक समभारित, उसके आगे आज बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? ये आपको बताया गया कि कोई परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही तो बताया गया था। अब नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम क्या होते हैं, मतलब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उसमें से एक नियम होता है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम क्या होता है? बोर-बरी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बोर-बरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n जो होती है वो कक्षा की संख्या होती है। कक्षा की संख्या n क्या होती है? कक्षा की। इस नियम के आधार पर जैसे पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। तो पहली कक्षा है तो पहली कक्षा का मतलब n बराबर 1, तो बराबर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर, मतलब इसका हुआ कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रखे जा सकते हैं। मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। इसी प्रकार से जैसे दूसरी कक्षा होगी तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4 10 × 8, मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 3 का स्क्वायर 9 में 18, मतलब तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। इसी प्रकार से चौथी कक्षा में तो
2 गुणित 4 का स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह में 4 रख दिया गया, तो बराबर 2 गुणित 16 बराबर 32। मतलब चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। इसी प्रकार से यदि पांचवी कक्षा बन रही है तो पांचवी कक्षा में 2 गुणित 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 25 50 25 तो 25 दूनी 50। तो पांचवी कक्षा में मैक्सिमम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होगी। ठीक, ये पहला नियम है। तो पहले नियम से क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जिससे ये ज्ञात हुआ कि जो पहली कक्षा है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो दूसरी कक्षा है उसमें 8 होंगे, और जो तीसरी कक्षा है उसमें 18 होंगे, और जो चौथी कक्षा है उसमें 32 होंगे, और जो पांचवी कक्षा है उसमें 50 होंगे। अब दूसरा नियम, एक नियम हो गया। दूसरा नियम कि जो कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, ये कक्षाएं होती हैं, तो उनको क्रमशः के एल एम एन ओ, पहली कक्षा को के से, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से, चौथी कक्षा को एन से, पांचवी कक्षा को ओ से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स पहली कक्षा को के कक्षा कहते हैं, और दूसरी कक्षा को एल कक्षा कहते हैं, तीसरी कक्षा को एम कक्षा कहते हैं, चौथी को एन कहते हैं, पांचवी को ओ कक्षा कहते हैं। जब भाई ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो जब के कक्षा में, जब सबसे पहले के कक्षा भरी जाएगी, तो जब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये कक्षा पूर्ण रूप से भर गई, तो यह कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। और जब यह कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। और जब यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, समझने वाली बात है कि जब यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये बन रहा है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, 8 से 8 भरने के बाद ये कक्षा क्यों भरने लगती है ना? अब देखिए यम में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात सही है, बट यदि 18 पूरे के पूरे हैं तभी यम में 18 घूमेंगे, नहीं 8 से ज्यादा नहीं घूमेंगे। ये मतलब होता है इसका, मतलब 18 शेष बच रहे हैं तो इसमें 18 पूरे होंगे तो 18 घूम जाएंगे। और अगर मान लेते हैं 16 है तो फिर 8 ही घूमेंगे, 8 से ज्यादा नहीं घूमे, 8 इसमें जाएंगे फिर 8 इसमें जाएंगे, ये मतलब होता है इसका। तो पहली जब की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यह कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, जब यह कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। अब जब यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यह कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, और जब यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। यम और एन कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2n स्क्वायर के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तभी घूम सकते हैं जब पूरे अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 20 का निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा 2, पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तो 8 2 10 हो गए, बचे 10, तो 10 पूरे नहीं है। अगर 18 होते तो 18 घूम जाते, अब 10 है तो 18 से कम है, तो जब 18 से कम होते हैं तो 8 ही घूमते हैं, तो 8 घूम जाएंगे, और जब जो बचेंगे 2 तो वो अगली कक्षा में भर लेंगे। तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया आपका दूसरा नियम। दूसरे नियम में बताया गया कि पहली कक्षा को के कक्षा, दूसरी कक्षा को एम कक्षा, तीसरी कक्षा को एम, चौथी को एन और पांचवी को कक्षा कहते हैं। ठीक, जब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं
तो यल कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, और जब यल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, और जब यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एन कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। यम और एन कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तभी रहते हैं जबकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हो, तभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इसके बाद में अगला तीसरा पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया दूसरे नियम के आधार पर, तो यदि बाह्यतम कोष से पहले वाली कोष 2n² के अनुसार भरी नहीं है, यदि बाह्यतम कोष से पहली कोष, उससे पहले वाली कोष अगर 2n² के अनुसार भरी नहीं है तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। या इसे इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उससे पिछली कोष 2n² के अनुसार भरी ना हो। अब देखते हैं कैसे। जैसे 21 है तो दूसरे नियम के अनुसार क्या करेंगे, 2 8 और 8 और 1 2 8 10 8 18 18 और 3 21, ये हो गया दूसरे नियम के आधार पर। भाई पहले में तो, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथी 3, ये बन गया। लेकिन जो ये तीसरा नियम कह रहा है वो कह रहा है सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उससे पिछला कोष 2n² के अनुसार भरा ना हो। तो इसमें देखिए बाह्यतम कोष में 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है, और इधर ये जो कक्षा है ये 2n² के अनुसार भरी नहीं है। क्यों नहीं भरी है? क्योंकि ये तीसरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा 2n² के अनुसार भरे होने पर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो है तो 8 ही, तो ये 2n² के अनुसार भरी नहीं है। अतः फिर बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे, तो ये विन्यास जो होगा वो गलत माना जाएगा। और सही विन्यास क्या होगा, 2 8, अब बाह्यतम कोष में 2 रख लेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, तो 2 हो गए, तो 2 2 4 8 12 और 12 और 9 21, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 9 2। इसी तरह से 22 का निकालेंगे तो 2 8 10 और 2 हो जाएगा जी, 2 8 10 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का नियम। अब आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयन कौन सा है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयन किसे कहते हैं, तो आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को, आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। जैसे यानी धन आयन, ये धन आयन होता है, ठीक है, Cn ऋण आयन, ये ऋण आयन होता है। तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जिस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है उसका परमाणु क्रमांक कितना है ये देखते हैं। धनात्मक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो जैसे यानी धन आयन है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 होता है। एक धन लगा हुआ है, एक धन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो त्याग दिया है का मतलब किसी को दे दिया है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 1 किसी को दे दिया, तो क्या हुआ उसके पास 10 बचे, तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 8, तो यानी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8।
मतलब हुआ कि धनात्मक आयनों में क्या होता है, जितने धनायन होते हैं, जितने धनात्मक आयन होते हैं उसमें उतने ही उसके परमाणु क्रमांक में घटा देते हैं, जिससे कि जो है घटाने पर जो आएगा उसका विन्यास निकाल देते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक आयन भी होता है। ऋणात्मक आयन में क्या होता है, जितने ऋण आवेश हो उसमें उसके परमाणु क्रमांक में उतना ही जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दें। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, इसमें एक ऋणात्मक लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ले चुका है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे, 2 8 और 8, तो ये Cl ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो धन आयन और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, ये देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन है, तो कार्बन का कार्बन नहीं बांधते हैं, मान लेते हैं सोडियम है यानी, और मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, ठीक है, और क्लोरीन है, ऑक्सीजन है आदि। अब जैसे मान लेते हैं यानी कि संयोजकता निकालनी है, यानी कि संयोजकता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यानी का परमाणु क्रमांक होता है 11, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। कोई भी परमाणु हो वो अपना स्टेप पूरा करना चाहता है, कोई भी परमाणु हो वो स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र रहने के लिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन करने का सभी परमाणु प्रयास करते हैं। तो अब जैसे सोडियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, और ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो यही उसकी संयोजकता होगी, यही उसकी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता 1 होती है। जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 2 होगा। अब इसके बाद हम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी तो वो हो जाएगी 2। जैसे एल्युमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2 8 3, तो ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 7। अब इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश में 8 करना है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तब 8 हो जाएंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब भी 8 हो जाएंगे। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले तो वो ज्यादा सुविधाजनक है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी भी संयोजकता 1 होती है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वही उसकी संयोजकता होती है अपना स्टेप पूरा करने के लिए। अपना स्टेप पूरा करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जैसे ऑक्सीजन है तो इसका 8 होता है, तो 2 और 6, ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन त्याग ले, तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।